बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको फटाफट से इसका रिवीजन करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते आपका वर्ण कहलाते हैं, है ना। ये क्या है? वर्ण। मूल ध्वनि चिन्ह को कहते हैं आप। हमें आपको बताया था मैंने आपको, है ना। आपकी हिंदी में कितने 52 वर्ण होते हैं? 52, है ना। 11 स्वर होते हैं, ठीक है। फिर आपके बाकी व्यंजन होते हैं इसमें। फिर आपको मैंने बताया था वर्ण के भेद, है ना। स्वर और व्यंजन बताए थे। फिर आपको मैंने स्वर की परिभाषाएं बताई थी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर के भेद आपको मैंने बताया था। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और फिर आपका उसमें दूसरा था दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आपका पलु स्वर बताया था, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। मैंने आपको बताया जैसे ओम, है ना। तो इसमें काफ़ी लंबे सा 3 गुना, मतलब इन हॉट जो है ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय पलु स्वर में लगता है। फिर मैंने आपको बोला था व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद बताए थे मैंने आपको। पहला बोला था मैंने स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओंठों को आपके स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको, जब आप बोलोगे कंठ में क वर्ग बोलोगे तो कंठ से आवाज़ आती है, च को तालु से, ट वाले में मुर्दा से, त वाला दंत से, प वाला ओंठ से। तो ये आपके थे। अब इसका हम दूसरा भेद पढ़ेंगे व्यंजन का, है ना। फिर आपका दूसरा मैंने उसमें बोला था आपका क्या था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, है ना। अंतस्थ व्यंजन आपका, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं हम? जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का जिन व्यंजनों का उच्चारण, है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। वे कहलाते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ इनकी संख्या 4 है। मैं नहीं लिख रही हूँ, केवल उनको लिख रही हूँ। य, र, ल और व, ठीक है। तो ये क्या है? ये अंतस्थ जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं, जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, ना तो वो पूरी तरह से क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं, ना पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, है ना। तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, मतलब इनका जो उच्चारण होता है मतलब मध्य में होता है ना, बीच में होता है। आप बोल के उच्चारण करके देखो उनको, य, र, ल, व, है ना। तो ये क्या है? ना तो जीभ आपकी जो व्यंजन है जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे समझ में। फिर है इसमें आपका ऊष्म व्यंजन। तीसरा है आपका इसमें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो इनका उच्चारण करते समय क्या होता है? इनका उच्चारण करते समय, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में, आपके जो मुंह है ना, मुंह से रगड़ खाने के बाद, है ना, रगड़ खाने के कारण, रगड़ खाने के कारण, है ना,
कैसा होता है, सॉरी, कारण गर्मी पैदा होती है ना, गर्मी सी या उष्ण उष्ण कह सकते हैं, या गर्मी पैदा करती है, पैदा करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये भी इनकी संख्या भी 4 है आपका, है ना, श, स, पेट पटा श और ह। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 है। तो ये क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे मुंह से रगड़ खाने के बाद, है ना, के बाद हवा में गर्मी सी या ऊष्मा सी महसूस होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना। आगे समझ में, श, आप बोलेगा श, तो अरे है ना, हवा मुँह से हाथ लगा के, आगे हाथ लगा के श, तो गर्म हवा भाप आती है मुँह से, है ना, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं आपके। ठीक है, इसमें आपकी बुक में इसमें और भी दिया गया है श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद, है ना। तो इसके आधार पर आपके कितने हैं, मैं इसको लिख दूँ, चलो, है ना। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद हैं, ये लिख देते हैं, चलो, व्यंजन के भेद। ठीक है, इसके आधार पर इसके 2 भेद माने गए हैं। पहला है आपका इसमें अल्प प्राण, है ना। तो अल्प प्राण, इसकी डेफिनेशन मैं आपको तब लिखूंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, मतलब आपकी जो सांस लेने की जो वायु है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, ठीक है, इसे अल्प प्राण कहते हैं, है ना। जैसे प्रत्येक वर्ग का, पहले मैं इतना समझा देती हूँ आपको कि क्या बोला उसने, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, जो आपकी सांस लेने जो वाली वायु है ना, वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। तो उसने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का, आपका वर्ग मैंने आपको बताया था, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, है ना, बताए थे ना। तो उसने कहा कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तो यदि अब मैं क वर्ग लेती हूँ, आपका क, ख, ग, घ, ठीक है। तो ये उसने कहा कि प्रत्येक वर्ग के पहले मतलब पहले, है ना, प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरा कौन सा हुआ, ये, है ना, और पांचवा ये हुआ, तथा य र ल व आपके, तथा आपका य र ल व, ये सब क्या है, आपके अल्प प्राण वायु के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा य र ल व, ये से क्या है, आपके अल्प प्राण वायु के अंतर्गत आते हैं। ये वे वर्ण है जो अल्प प्राण वायु के अंतर्गत आते हैं, जिनको उच्चारण करते समय हमारे जो मुख से है, जो श्वास वायु है, वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। फिर आपका आता है इसमें महाप्राण, दूसरा था महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में फिर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी जो श्वास वायु है अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं, है ना। बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है इसको, तो डेफिनेशन भी आराम से याद हो जाती है कि जिन वर्णों के
उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में है ना श्वास वायु आपकी श्वास वायु अल्प प्राण की अपेक्षा अल्प प्राण की अपेक्षा है ना, अल्प प्राण की अपेक्षा है ना अधिक मात्रा में क्या आती है, बाहर आती है ना, बाहर निकलती है। है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो उसने कहा कि प्रत्येक वर्ण के, अब क्या बच्चे आपके, इसको फिर से देखते हैं। आपका च छ थ ल लिखती हूँ मैं अब, च छ ज झ और य, ठीक है। तो आपका इसमें ये आएगा। तो उसने कहा, क्या कहा उसको, आपका प्रत्येक वर्ण के दूसरे है ना और चौथे, ठीक है। तो दूसरा कौन सा, पहले ये तो आपका उसमें हो गया अल्पप्राण में दूसरा है ना, ये बाकी तो आपके ये क्या थे, अल्पप्राण थे। ये दूसरा और चौथा ये हो गया आपके प्रत्येक वर्ग का। और दूसरा आपका कौन सा आएगा, ऊष्म व्यंजन वाले, श फिर बेटा श और ह, ये आपके किस में आएंगे, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि इनके उच्चारण करते समय जो आपकी जो वायु है मुंह से निकलने वाली अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। जब तो आपकी जो मुंह से निकलने वाली हवा है काफ़ी मात्रा में बाहर निकल रही है, ठीक है। इसी आधार पर आपका ध्वनि घर्षण के आधार पर भी व्यंजन के भेद दिए गए हैं, है ना। तो ये भी आपका व्यंजनों के प्रकार में आता है। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गए, आपको ये पढ़ने हैं, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, है ना। इसलिए आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की ध्वनि के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है आपका। पहले आएगा इसमें आपका सघोष, पहला है आपका इसमें सघोष वर्ण, ठीक है। इसको लेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो आपकी, जो मैंने पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको, कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी जो स्वर तंत्रियों में श्वास की जो वायु के कारण कंपन होने से नाद गुंज होता है, उसे सघोष वो कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं, है ना। स्वर तंत्रियाँ क्या होती है आपकी, जो बीच में एक, आपने देखा होगा अपना मुख खोल के बीच में एक तंत्री होती है, उसको जब आप उच्चारण करते हैं इनका तो इनमें कंपन सी महसूस होती है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सघोष वर्ण कहते हैं। आप बोलोगे ग घ, तो ग जो गले में खुजली टाइप की होती है ना, आपने देखा होगा कंपन की वजह से। तो ज ना, ज झ ण द ध न ब भ म, इन्हें बोलने पर आपके उसके जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन महसूस होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होती है ना, कंपन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका उन्हें क्या कहते हैं, हम सघोष वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं,
ठीक है, मैंने आपको उदाहरण दिया, कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका प्रत्येक वर्ग के अंतिम व्यंजन, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो है अंतिम व्यंजन आ गया, है ना। अंतिम 3 व्यंजन, जो आपके लास्ट के जो 3 व्यंजन होते हैं, है ना, तो उनका ले लो आप लोग, जैसे कोई भी उसका ले लो। च वाले में से लिखो ज, है ना, झ, अंतिम 3 व्यंजन जो है आपका, और य, ठीक है। ऐसे ही आपके आ जाएंगे। तो ये आपके अंतिम जो 3 व्यंजन हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आएंगे आपके, य, र, ल, व भी इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, ठीक है। फिर आपका अघोष नंबर 2 है आपका अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण में आपका आता है इसमें, तो इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कोई कंपन नहीं होती, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये, उनको हम क्या कहते हैं, सघोष या अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के, आपके किनकी बात कर रही हूँ मैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में आप, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, कंपन नहीं होता, है ना, नहीं होता, उसे अघोष वर्ण कहते हैं, उसे अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आएंगे आपके क, ख, च, छ, ज, झ, जितने भी आए, सॉरी ज, झ नहीं आएगा, क, ख, च, छ, ट, थ, है ना, कैसे क, ये जो बाकी 2 बचे हैं हर वर्ग का, शुरू के जो 2 होते, क, ख, है ना, च, छ, ऐसे ही आपके ट, है ना, ठ, त, थ, ऐसे प, फ, ये जो शब्द होते अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब आपके अन्य व्यंजनों में आपका आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं बनती। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। और इनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है ना। 2 व्यंजनों के मेल से को मिलाकर कौन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के 2 व्यंजनों को लिखेंगे, 2 व्यंजनों को मिलाकर, 2 व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें इनके बीच में कोई स्वर नहीं होता, जैसे कि आपका श, आपका इसके बनेगा क प्लस श, फिर पटा श वाला श, है ना। तो ये बना, इससे शब्द बना। फिर आपका ज्ञ किससे बनेगा, आपका ज प्लस य, इससे बनेगा त्र, आपका त्र बनता है आपका त प्लस र, त्र। श आपका बनेगा श प्लस र, ठीक है। तो ये 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। फिर आपका कहलाता है इसमें द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व व्यंजन में आपका क्या आता है, जब क्या होता है, जब स्वर रहित व्यंजन, है ना, स्वर रहित, जिसमें कि आपका अ साउंड नहीं करेगा, जब स्वर रहित व्यंजन
अपने ही, है ना, अपने ही समान, अपने ही समान स्वर युक्त, इसमें कि स्वर होगा स्वर युक्त व्यंजन के साथ, स्वरयुक्त व्यंजन के साथ संयुक्त से उच्चारित हो, है ना, संयुक्त से उच्चारित हो, है ना, तो वो आपका द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका लेते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा च, ये स्वर रहित है, इसके नीचे हलंत लगाया आपका, ये पूरा च है जिसमें स्वर है ना, तो ये क्या बनेगा आपका च। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये क्या बनेगा शब्द आपका इससे, बच्चा, है ना, कच्चा, है ना। जिन शब्दों के नीचे हलंत लगा होता है वो स्वर रहित होते हैं, है ना। जिनके नीचे हलंत, इसे हलंत बोलते हैं, है ना। जिनके नीचे हलंत लगा होता है वह स्वर रहित होते हैं, मतलब अ साउंड नहीं करेगा उसमें, और जिसमें जो पूरा च लिखा है इसमें अ साउंड करेगा आपका। ठीक है, तो बच्चा, कच्चा, इस तरह के जो शब्द बनेंगे ये आपका क्या आएंगे, द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएंगे आपका। ठीक है, फिर है आपका इसमें अयोग वाह। ठीक है, आयोग वाह के अंतर्गत कहता है, आयोग वाह में यानी कि योग न होने का पर भी साथ रहना, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर व्यंजन के साथ नहीं होती फिर भी ध्वनि का रूप ले लेती है, इन्हें अयोग वाह कहते हैं, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो कि स्वर अयोग वाह माने यानी कि योग न होने के होने पर भी साथ रहना, ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होती फिर भी इन्हें ध्वनि के रूप में लेती हैं, तथा इन्हें अयोग वाह कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि आपका इसमें लेते हैं पहला अनुस्वार, क्या है आपका अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार में क्या होता है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है ना, और उच्चारण पर अधिक जोर होता है तो उसे केवल बिंदु लगाया जाता है, मतलब आपने बिंदु देखा होगा, केवल अंक की जो बिंदु होती है उसे लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जब क्या आपका हम जब बोलते हैं इन वर्णों को, है ना, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण पर अधिक जोर देती है ना। जैसे कि आप कोई शब्द लो, आपका गंगा, है ना, संसार बोलते हैं ना, अंडा, गंदा, चंचल, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको अनुस्वार कहते हैं। जैसे आपका ये वाला बिंदी आती है ना, जैसे गंगा, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आती है, अनुस्वार के अंतर्गत। जिस किसी का भी उच्चारण करते समय हवा केवल कहाँ से निकलती है, आपकी नाक से निकलती है ना, और उच्चारण पर अधिक जोर देती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका है इसमें अनुनासिक। ठीक है, दूसरा इसमें आपका अनुनासिक, है ना, चंद्रबिंदी है। और अनुनासिक का उच्चारण आपका कैसे होता है, नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसके जो शिरोरेखा के ऊपर जो आपकी शिरोरेखा आती है ना, इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, है ना, मांग, आँख, तो इसमें क्या होता है, हंस, तो आपकी जो ये हवा है नाक और मुंह दोनों से बराबर निकलती है, तो इसे बोलते हैं अनुनासिक कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें एक और विसर्ग। ठीक है, इसका जो इस तरह से होता है ना, विसर्ग। इसका जो ध्वनि होती है, इसका जो उच्चारण होता है ये ह के समान होता है। ठीक है, अब आपने ये बिंदियाँ देखी है कहीं, आप 6 में आ गए हो, किस में देखी है पता है आपको, ये इन बिंदुओं का उच्चारण अधिकतर आपके संस्कृत में हो रहा है ना, संस्कृत में देखा ना आपने, इसका उच्चारण होता है बहुत ज़्यादा, ये ह के समान आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, इसका चिन्ह ये है। और हिंदी में केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है ना, जैसे कि अतः लिखते हैं ना, अतः ह नहीं है, लेकिन ये ह का साउंड करती हैं आपका, प्रातः होते हैं ना, प्रातः। ठीक है, आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम विसर्ग के रूप में लेते हैं, इनका अब मैंने आपको क्या बताया, उच्चारण ह की तरह होता है
है ना। तो आपका इसमें र के विभिन्न रूप भी मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट से। र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर या जुड़ने पर उनका जो मात्रा रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि र अपने मूल रूप में आपका र का लिखो, र का जो मूल रूप में आपका रास्ता, ठीक है, रस्सी, इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब र को हम क्या कहते हैं, इस तरह से लगाते हैं मात्रा के ऊपर, आपने देखा ही है ना, इसे रेफ कहते हैं। ये जब र स्वर रहित होता है, जब इसमें स्वर नहीं होता, र में अ साउंड नहीं करता, तो ये रेफ कहलाता है तथा अपने अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है ना। अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि आपका सूर्य ले, सूर्य, है ना, अपने, तो मैंने क्या कहा, अपने से अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका कैसा आता है आपका, इसका यदि मैं विच्छेद करूँ, इसका स प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस य प्लस अ, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने से और जो अगला वर्ण होता है उसके ऊपर लगाया जाता है ये। फिर आपका आता है, आपने र का ये वाला रूप भी देखा होगा, है ना, ये वाला, जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित, मतलब उसमें अ साउंड नहीं करेगा, तब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका र, ये वाला र लगेगा, तब उस व्यंजन को पूरा लिखते हैं। तो अ तथा र को उसके पैरों के नीचे लगा दिया जाता है। जैसे कि आपका लिखो प्रभा, प्रभा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके नीचे लगा दिया जाता है प्रभा। क्रम, क्रम भी लिखते हैं हम लोग ऐसे, क्रम, आ गया समझ में। फिर आपका एक और होता है र का रूप, ये वाला देखा आपने, है ना। तो जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, जितने भी व्यंजन आपके नीचे से गोल होते हैं, जैसे आपका ट, ठ, ड, ढ, है ना, ये गोल होते हैं, उनके साथ र का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आपका ट्रक, ये लगता है ना आपका ट्रक। फिर या तो आपका लो ड्रामा, है ना, इस तरह से हम र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका था वर्ण विचार वाला पार्ट। अब आप आपकी अपनी एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं आपको कार्यपत्र रख दूंगी, आप वीडियो जरूर देखें, है ना। धन्यवाद।